हेलो बच्चों, गुड इवनिंग. हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस a new concept of physics related to the physical quantity. ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को, ये बच्चों हर चैप्टर में मिलेगा और एक बार आप समझ लेंगे तो आप प्रॉब्लम नहीं होगी. आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम पता कर लेंगे कि कोई भी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी. तो पहले जान लीजिए कि ये क्या है, इसका यूज़ क्या है. बच्चों, वी आर वेल अवेयर अबाउट टू फिजिकल क्वांटिटी. हम सभी लोग फिजिकल क्वांटिटी से पूरी तरीके से अवेयर हैं. हमने अपने फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है मोशन, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 बेसिक लेक्चर दिया था. उसके बाद ये तीसरा लेक्चर है उसी सीरीज़ में, क्योंकि ये सब इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको बीच बीच में बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग में तो हमेशा काम देगा, है ना. तो बच्चों, वी नो दैट देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज़, सम ऑफ देम फंडामेंटल क्वांटिटीज़, another derived quantities like mass, temperature, length. There are 7 main quantity means base quantity, जिसे हम लोग fundamental quantity भी कहते हैं, and some are related to derived quantity. और बाकी जो भी होते हैं वो derived quantity होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, फोर्स होता है, वर्क होता है, तो बहुत सारी क्वांटिटी हैं. तो बच्चों, ये जो भी फिज़िक्स की क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी में कैटेगराइज्ड किए हैं, उनके कैरेक्टर को लेकर के उन्हें 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है. अब जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर हम तो क्वांटिटी को पढ़ चुके हैं, तो फिर ये किस टाइप की क्वांटिटी है. बच्चों, वो टाइप ऑफ क्वांटिटी थी, बट यहाँ पे हम बोले एक तरह से स्केलर और वेक्टर, तो ये उस क्वांटिटी के नेचर को बताते हैं. नेचर मीन्स कि हाउ टू मीज़र, उनको कैसे मीज़र करना है ना, उनको कैसे एक्सप्रेस करना. जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कोई लेंथ है, कोई लेंथ है, सपोज कर लो लाइन सेगमेंट है, अब ये 5 सेंटीमीटर की है कहते हैं ना. तो अब ये किसी चीज़ की लेंथ हो गई और इसका जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो आप इस जो लेंथ थी इसको जब हम रिप्रेजेंट किए, मीज़र किए, तो मीज़र करने के बाद जब हम इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वी नीड टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट. यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की ज़रूरत पड़ रही है. बात आ रही समझ में? इस लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक, और किसकी ज़रूरत पड़ रही है, यूनिट की. लेकिन कुछ और भी होते हैं क्वांटिटीज़, जैसे कि फोर्स हो गया. अब फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, मीज़र करेंगे, तो मान लेते हैं 5 और फोर्स की जो यूनिट हो गई मान लो न्यूटन हो गया. देखने पे तो दोनों एक सिमिलर हैं, बट जब इसके कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी और ये हो जाएगा बच्चों वेक्टर क्वांटिटी. ठीक. तो ये कैसे वेक्टर क्वांटिटी होगा, कैसे स्केलर क्वांटिटी होगा, इसी के बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूँ. तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी, वो या तो स्केलर क्वांटिटी होंगी या तो वेक्टर क्वांटिटी होंगी. ठीक है ना. इतना बात समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग पहले डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन जब देखेंगे तो काफ़ी हद तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना. तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये चीज़ देखा जाए. बच्चों, डेफिनेशन इसका है कि दोज फिजिकल quantities which can be described
है ना, एक्सप्रेस्ड आप बोल सकते हो, कंप्लीटली, कंप्लीटली बाई मैग्नीट्यूड, बाई मैग्नीट्यूड अलोन, अलोन या ओनली भी लिख सकते हो, ठीक है ना, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड मीन्स आप जान लो मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो अभी बता रहा हूँ। आर कॉल्ड, ऐसी क्वांटिटी को बच्चों बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एल ए आर, एस सी एल ए आर, एस सी ए एल ए आर रहेगा, स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज बोले जाते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन्स होता है किसी चीज़ का न्यूमेरिकल वैल्यू, जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे हम कहते हैं आपका वेट जो है वो 60 kg है, तो उसी को मैग्नीट्यूड बोला जाता है, उसी को न्यूमेरिकल वैल्यू बोला जाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या क्या है स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स। बच्चों एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आप पढ़ते हो, स्पीड हो गया, ठीक, डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, मास हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं। वर्क हो गया, वर्क भी क्या है, वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी में आता है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि जो भी फिजिक्स में हम आपको फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी हमने डिफाइन किया, बताया अपने लेक्चर में, स्टार्टिंग के जो बेसिक लेक्चर था, तो उसमें जो भी क्वांटिटी आपको मैंने बताया और जो भी होता है वो दो तरीके से कैटेगराइज होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं? तो ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें केवल किससे डिस्क्राइब किया जा सकता है, या जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, केवल मैग्नीट्यूड की, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। बोल देते हैं कि भाई ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्यों? आप कहोगे सर यहाँ पे तो न्यूमेरिकल वैल्यू और सेंटीमीटर मतलब यूनिट भी यूज़ हुआ है, तो आप तो बोल रहे हैं केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? यहाँ पर तो हुआ है, जबकि डेफिनेशन में केवल अलोन लिखा है। तो बच्चों यूनिट तो दिखाना ही पड़ेगा, यूनिट किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट तो आपको बताना ही पड़ेगा। मतलब यूनिट को हटा लो तो बताओ यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू बस यूज़ हुआ है और कोई चीज़ दिख रहा है इसके साथ? 5 सेंटीमीटर के अलावा और कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो यहाँ पे केवल किसी जरूरत पड़ रही है न्यूमेरिकल वैल्यू की, 5 सेंटीमीटर की। बात आई समझ में? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। जैसे स्पीड हो गया, आप जब अपनी ड्राइविंग करते हो तो कहते हो कि 60 किलोमीटर पर आवर से हम चल रहे हैं, यानी 60 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। किलोमीटर पर आवर उसकी यूनिट हो गई। डिस्टेंस कहते हो हम 100 किलोमीटर से आ रहे हैं, तो 100 न्यूमेरिकल हो गया, किलोमीटर तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यूनिट है। क्योंकि कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे स्केलर हो चाहे वेक्टर हो, किसी भी क्वांटिटी को दिखाने के लिए यूनिट तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे हम हैं, हमको कहीं भी जाना होगा, कहीं भी रहेंगे, कपड़े तो पहनेंगे ना। बात ही समझ में? अब हमारा मैटर है कि हम कैसे जा रहे हो तो दूसरा मैटर, लेकिन कपड़ा तो हमारे पास रहेगा ना, तो कपड़े को छोड़ दो, ठीक ना। टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, कहते हैं ना 50 kg मास है, किसी चीज़ का 50 kg मास है, तो 50 kg यानी केवल यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ रही है रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसी क्वांटिटी को बच्चों हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। बात आ रही समझ में? चलो अगली जो क्वांटिटी बच्चों है वो आपको वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब हम वेक्टर क्वांटिटी बता लेंगे तब जाकर के आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, फिर उसके बाद फिर से दोनों को एक बार कंपेयर करेंगे तो पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वेक्टर क्वांटिटी को देख लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? दोज क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज बच्चों, दोज क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड। जानते हो जब हम पढ़ रहे थे ना, जब हम पढ़ रहे थे 9th में, तो हमें मैग्नीट्यूड नहीं समझ में आया था। हम 10th में चले गए थे तब भी हमको मैग्नीट्यूड नहीं समझ में आया था कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड, अब देखो यहाँ पे एक नई चीज़ जुड़ जाएगी इसमें। अगर मैग्नीट्यूड तक ही छोड़ देंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी रहेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड करने जा रहे हैं जो कि इसको वेक्टर क्वांटिटी बना देता है। किससे? स्केलर से। अगर यहीं तक छोड़ देंगे तो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन अब इसमें एक चीज़ ऐड हो रहा है जिसकी वजह से ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी से डिफरेंट हो गया। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो नई चीज़ क्या है तो पुरानी, लेकिन यहाँ के लिए डिफरेंट है। डायरेक्शन बोथ लगा दो, बोथ, वहाँ अलोन लगाए थे, यहाँ पे दोनों रहेगा, बोथ। तो बच्चों ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी चीज़ों को हम लोग कहते हैं
वेक्टर क्वांटिटीज। बातें समझ में? इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। इसके एग्जांपल्स को अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, ठीक है, एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, और फोर्स हो गया। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ मिलेंगी। आप चूँकि फिजिक्स से दुश्मनी कर लिए हो तो अब आपको लगभग चैप्टर में ये मिलते रहेंगे, है ना। कुछ क्वांटिटी फैक्टर हो सकती, कुछ क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट, चलो हम देखते हैं कैसे ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना। जबकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगभग एक चीज़ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो बच्चों क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, कैसे होती है चीज़ें, आपको मैं पूरी तरीके से समझाने जा रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा। बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात होती है। कैसे, जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ है और हमको किसी जगह जाना है, यहाँ पे मान लो जाना है, और इसके लिए रास्ता आपके पास यही है, ठीक है। ऐसे ही इस रास्ते से आपको जाना, इधर से कोई रास्ता नहीं है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। बात समझ में? या फिर आपको ये नहीं पता है कि इधर से कोई रास्ता होता, आप किसी अनजान जगह जा रहे हो और आप इसी रास्ते को जानते हो, समझ में आई बात। सीधे जाने के लिए आप नहीं जानते हो कि सीधे ही रास्ता है, ये रास्ता भी पॉइंट सी तक जा सकता है। तो अब क्या हुआ, ये 4 किलोमीटर हो गया और ये मान लीजिए 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो आप इधर से घूम के जाओगे और कोई बंदा होगा जिसे इस रास्ते के बारे में पता होगा, तो ये सीधे चला जाएगा, है ना। कोई और होगा, हो सकता है और इससे कोई रास्ता निकला हो तो ऐसे घूम करके जाए, ठीक है। मान लीजिए बहुत रास्ते ऐसे हैं, एक रास्ता इधर से भी है। तो अब आपसे मैं पूछूं कि जो इसमें पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है, सपोज कर लो। अब आपसे मैं पूछूं कि सबसे छोटा रास्ता कौन होगा यहाँ से ए से सी तक जाने में, और एक रास्ता ये आपका पाथ 4, ये ऑलरेडी पहले से है। तो आप बताओ ये जो P2 है ना, ये सबसे स्पेसिफिक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से जा रहा है, मतलब एकदम स्ट्रेट जा रहा है ना। इसी वजह से ये क्या है, ये क्या है, सबसे छोटा है। और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन भी पढ़े हो, हाँ क्या पढ़े हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। तो बताइए सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, ये P4 है, P1 है, P2 है, या फिर P3 है। तो आप बताओगे P2 ही है ना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो बताइए यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, डेफिनेशन में डायरेक्शन की बात हो रही है ना। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की बात हुई कि नहीं, क्योंकि एक डायरेक्शन ये था, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन इंक्लूड हो गया ना, और मैग्नीट्यूड भी इंक्लूड है। मान लीजिए ये 5 किलोमीटर का है ना, ये 6 का है, ये 6.5 का है। तो मैग्नीट्यूड तो सब में है, सब में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है कि ये कितने कितने किलोमीटर के रास्ते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सब में है, मैग्नीट्यूड सब में है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को शो कर रहा है ना। अगर हम एक डिस्टेंस पूछें तो आप कहोगे सर डिस्टेंस क्या है, ऐसे जाएंगे तो 7 किलोमीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप मान लो ऐसे ऐसे घूम के गए तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 7 किलोमीटर। डिस्टेंस आपका कितना हो गया, डिस्टेंस आपका 7। लेकिन जब आपको पता चलेगा अरे ये तो वास्तव में यहाँ से अगर जाया जाता तो 7 से कम पड़ता, यानी कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाते तो 7 से कम पड़ता, तो 7 से कम पड़ता, तो बताइए अब क्या हुआ, द इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, यही होगी ना। इसलिए डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की तो जरूरत पड़ेगी, साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसी तरह वेलोसिटी है, इसी तरह एक्सेलरेशन, इसी तरह फोर्स भी है। इनको आप थोड़ा सा सोचिएगा कि ये क्यों है, कैसे हैं। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल लेके किया, नहीं समझ में आएगा, जब मैं वेलोसिटी पढ़ाऊंगा वहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा, एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा वहाँ इंक्लूड कर दूंगा, फोर्स पढ़ाऊंगा वहाँ इंक्लूड कर दूंगा। इतना बात समझ में आई बच्चों। तो ये था। एक चीज़ और भी है, इसको आप जानते रहिए कि वेक्टर क्वांटिटी को बच्चों रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो का यूज़ करते हैं, एरो का, एरो ऐसे एरो बना, एरो है ना, ये एरो का यूज़ करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात, ये जो एरो होता है ना, तो इसका जो ये हेड है, हेड मतलब ये तीर का निशान जो है, ये तो डायरेक्शन को बताता है, ठीक है ना। किसको बताता है बच्चों, ये डायरेक्शन को। और इसकी जो ये इतनी बड़ी टेल है ना, पूंछ है ना, ये मैग्नीट्यूड को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। ये बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताया। तो आप लिख सकते हो कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, PRESENT, रिप्रेजेंटेड बाई एरो। किससे बच्चों किया जाता है, एरो से, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एरो में जो हेड होता है वो किसको डिफाइन करता है, डायरेक्शन को, और मैग्नीट्यूड किसको बताता है, इसके टेल को। तो आप लिख सकते हो इन विच हेड ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ टेल रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इतना बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। जैसे मैं आपसे बोला, अब जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी सपोज कर लो एग्जांपल कि वो कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए मान लो क्या है, सपोज
मान लेते हैं कि ए क्या है, सपोज ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं ए क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देन इट कैन रिप्रेजेंट बाई कैसे, ए वेक्टर ए, ऐसे बोल देंगे वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए मतलब कोई क्वांटिटी है, तो ये पहले वेक्टर उसके ऊपर बनाएंगे, ए लिख देंगे। कोई दिक्कत बच्चों? तो इसी तरीके से कुछ भी है, एक्स है, मान लीजिए कोई एक्स है तो वेक्टर एक्स, बातें समझ में। तो इस तरीके से ये था वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको आप वॉच करिए और इसका नोट्स बनाइए और पूरे तरीके से क्या करिए, वीडियो को देखिएगा, मतलब स्पीड अपने हिसाब से पड़ेगा, ठीक है, यानी कि स्पीड बढ़ा के जल्दी से ख़त्म करने के चक्कर में है। तो फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।